देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज ये बुनियाद, ये नींव अगर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला होता तो हम सब तरफ भीख मांगते होते। 2002 में जहां आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए। जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। Subscribe for more. साल 1984 ये वो साल था कि जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स मिली थी। इसके अपोजिट में कांग्रेस 404 सीट लाकर मेजोरिटी में बैठी थी और उस वक्त ओपोजिशन पार्टी बीजेपी के पास ना ही कोई खास रिप्रेजेंटेशन था और ना ही वो ये जानते थे कि कभी किस्मत यूं पलटेगी कि वो कभी मेजोरिटी पर बैठे होंगे और कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस तक के लिए स्ट्रगल कर रही होगी। साल 2014 के बाद जब कांग्रेस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तब बीजेपी को ना ही सिर्फ 282 सीट्स मिले बल्कि पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय पीएम की गद्दी भी मिली। अब ऐसे में ये सवाल आता कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो कांग्रेस को इतना पीछे छोड़ आई। आखिर कैसे बीजेपी जमीन से आसमान तक का मुकाम हासिल कर पाई और कैसे ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी में से एक बन गई। बीजेपी का अटल अडवाणी से लेकर मोदी के राज तक का सफर भले आपको जितना भी आसान लगे, लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। इस पार्टी को कामयाबी हासिल करने में दशकों लग गए। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन इस पार्टी की कहानी 1980 से नहीं बल्कि 1951 से शुरू होती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जी हाँ, जनसंघ। बीजेपी नाम उस दौर के पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं था। हाँ, लेकिन जनसंघ को इसलिए भी बनाया गया था कि उस दौर में कांग्रेस के बढ़ते हुए डोमिनेंस को कम किया जा सके और एटलीस्ट लोगों के दिमाग में दूसरा पॉलिटिकल ओपिनियन भी हो। इसके अलावा इस पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई थी और इसी एजेंडे पर चलकर सत्ता पाने के लिए ये पार्टी अपना लक्ष्य मानती थी। इस पार्टी का स्पेशल एजेंडा था धारा 370 खत्म करना, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना। इसके अलावा इस पार्टी का एक और स्पेशल एजेंडा था, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पूरे देश में। अब क्योंकि उस दौर के भारत में हिंदू मुसलमानों में एकता खूब ज्यादा थी, इसलिए आजाद भारत के पहले इलेक्शन में जनसंघ पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही मिली। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है। इसके बाद आरएसएस के जाने माने चेहरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी को अपने हाथों में लेते हैं। कहा जाता है कि आज के टाइम में जो बीजेपी की असल विचारधारा है, इसकी नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही रखी थी। 1967 के जनरल इलेक्शन में ये पार्टी 35 सीटें जीतने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है और अब तक हिंदुओं में हिंदुत्व का कुछ असर होना शुरू हो गया था। इसी बीच पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे यंग लीडर्स की भी एंट्री हो चुकी थी। 1968 के बाद जनसंघ पार्टी की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में आ गई। जनसंघ पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगा ही था कि वक्त आया 1975 का, जब पूरे देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया। जनसंघ ने इसी मौके को फायदा समझते हुए आड़े हाथों ले लिया और अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने न जाने जनसंघ के कई सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डलवा दिया। देश में ये वो वक्त था कि जब जनता कांग्रेस के खिलाफ आ चुकी थी। 1977 में इमरजेंसी हटी और जनरल इलेक्शन हुए। फिर इसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस दौर में पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी थी और जनसंघ के साथ मिली हुई पार्टियों की गठबंधन की सरकार बन चुकी थी। मगर इस गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां भी थी जो सेक्युलर थी और वो आरएसएस के दबाव में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से इन पार्टियों ने जनसंघ से अपना नाता तोड़ लिया और 1980 में सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस वापस से सत्ता में लौट आई। 6 अप्रैल 1980 का वो दिन जब आज के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में जनसंघ ने अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर लिया। अभी के टाइम में ये वो भारतीय जनता पार्टी थी जो कुछ हद तक सेक्युलर थी और गांधी विचारधारा के साथ इलेक्शन लड़ती थी। मगर वाजपेयी और आडवाणी का ये प्लान सफल नहीं हो पाया। 1984 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स मिले थे। यही सबसे बड़ा रीजन था कि भारतीय जनता पार्टी ने सेक्युलर होने से यू टर्न मार लिया और पहले से भी
ज्यादा कट्टर और उग्र हिंदुत्व राजनीति के अंदर लौट आई। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को खूब ज्यादा आगे बढ़ाया और यही वो मुद्दा था जो भारत के आने वाली राजनीति को पलट कर रख देने वाला था। 1984 की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय राजनीति में किस तरह अपनी जगह बनाई जाए, जिसके बाद बीजेपी ने हिंदुओं के आस्था के साथ खेलने का प्लान बनाया और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के साथ मिल गई और कट्टर हिंदुत्व और नफरत की राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी को हिंदुत्ववादी राजनीति से इतना ज्यादा फायदा हुआ कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1989 तक बीजेपी को राम मंदिर के नाम पे हिंदुओं का खूब ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा और 1989 में बीजेपी सीधा 2 सीटों से ऊपर उठकर 86 सीटों तक चली गई। ये तो बस अभी शुरुआत थी, आगे बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली थी जो भारत की राजनीति में सब कुछ उलट पलट कर देने वाली थी। सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर बनाने के लिए एक रथ यात्रा निकाला। इस रथ यात्रा को सोमनाथ मंदिर से होकर अयोध्या तक जाना था। बीजेपी को अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। बीजेपी को ये पता चल गया था कि वो राम मंदिर और हिंदू धर्म के सहारे भारत की सत्ता में आसानी से घुस सकते हैं। आडवाणी की इस रथ यात्रा ने देश में तरह तरह के हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो गया। लेकिन जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंची, तब उस वक्त बिहार के सीएम लालू प्रसाद ने आडवाणी को पकड़कर जेल में डाल दिया। मगर अब तक ये रथ यात्रा अपना काम कर चुकी थी। हिंदुओं को पूरी तरीके से भड़काया जा चुका था। हजारों के तादाद में हिंदू राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। यूपी का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि वहां जगह जगह पर दंगे होने लगे। इसी बीच बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से ये सरकार गिर जाती है। 1991 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, तब बीजेपी और ज्यादा पावरफुल बनकर उभरी। बीजेपी को 120 सीटें मिली और यूपी में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। मगर इस कहानी में अभी भी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। 6 दिसंबर 1992 आरएसएस और उसके सहयोगी दलों ने यूपी में एक रैली निकाली, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। ये रैली जानबूझ के बाबरी मस्जिद के पास से ही निकाली गई थी, जिसके बाद वो हुआ जिससे पूरा भारत हिल गया। आडवाणी और बाकी सारे नेताओं ने भीड़ को इतना ज्यादा भड़काया कि लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर के बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया और ये घटना पहले से प्री प्लान थी। इस घटना के बाद कांग्रेस सरकार ने आडवाणी और आरएसएस के बाकी सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 2009 में जस्टिस मनमोहन लिबान रिपोर्ट में बीजेपी के कई सारे नेताओं को दोषी माना गया, जिसमें कई जाने माने नेताओं को जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके अलावा 68 लोगों को दोषी माना गया। मगर साल 2020 में बीजेपी सरकार ने इन सारे लोगों को बरी कर दिया। आडवाणी के रथ यात्रा के अलावा 1991 में एक और यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का नाम था एकता यात्रा, जिसे बीजेपी के प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी ने निकाली थी। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक निकाली गई थी। रथ यात्रा और एकता यात्रा में एक चीज कॉमन थी और वो थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आने वाले दौर के हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। इस चेहरे को अभी सत्ता में आने के लिए तकरीबन 2 दशकों का इंतजार करना था। 1999 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब तक बीजेपी काफी मजबूत राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि अब कांग्रेस का सत्ता में आना मुश्किल हो गया है। लेकिन 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना कमबैक किया और इसके बाद 2014 तक कांग्रेस बनी रही। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि एक सही नेता गलत पार्टी में चला गया। वाजपेयी ने हिंदुत्व की कभी वैसी राजनीति नहीं की जैसे आडवाणी और मोदी ने की है। इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हिंदुत्व की राजनीति काफी ठंडी पड़ गई थी। मगर 2002 के गुजरात दंगों ने एक बार फिर से हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया और हिंदुत्व का नया ठेकेदार सामने आया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी और आरएसएस ने शर्म लिहाज सब कुछ ताक पर रख दिया और इस चुनाव में कूद पड़े। 2014 में बीजेपी के जीतने के कई कारण थे और इसमें से सबसे बड़ा कारण था हिंदुओं का ब्रेन वॉश होना। बीजेपी ने उनके दिमाग में बैठा दिया कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो इस देश पर कब्जा करके तुम्हें इस देश से भगा देना चाहते हैं। धर्म के नाम पे ऐसी राजनीति खेली गई कि लोगों को मोदी में भगवान नजर आने लगा। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था फेक न्यूज। मीडिया हो, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह फेक न्यूज फैलाया गया। ओपोजिशन पार्टी को इतना बदनाम किया गया
कि लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। यही वजह थी कि बीजेपी ने अपोजिशन में रहते हुए भी मीडिया तक को खरीद लिया था। मीडिया दिन रात राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लग गई। बीजेपी के नेता सोनिया गांधी को इटली की बार डांसर कहने लगे। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताकर हिंदुओं को भड़काया गया। हिंदुओं से कहा गया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस देश में शरिया लॉ लाना चाहती है और हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के सपने दिखाए जाने लगे। ये बात तो 100% सच है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को विकास के नाम पे वोट नहीं मिला था, बल्कि हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे वोट मिला था। आज बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हिंदू खुद को कितना ही देशभक्त कहे, लेकिन उनकी देशभक्ति तभी जागती है जब कहीं पर हिंदुओं की बात हो या फिर मुसलमानों की बात हो, वरना बीजेपी के हिंदुओं ने कभी भी गरीबी और दलितों की बात नहीं की और न ही इन्हें देश की तरक्की से कुछ मतलब है। उन्होंने मोदी को चुना इसलिए था क्योंकि उन्होंने 2002 के दंगों में मोदी जी को मॉडल सजाते हुए देखा था। यही वजह थी कि 2014 के इलेक्शन के बाद मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगे, कभी राम के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर, तो कभी मस्जिदों के सामने जानबूझकर गाने बजाना और भड़काऊ नारे लगाना, लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, ये सब हिंदू सुप्रीमेसी को दिखाने के तरीके थे और अपने वोट बैंक को खुश करना था। 2024 के चुनाव से पहले ऐसा लगने लगा था कि भारत का बहुसंख्यक समाज बीजेपी के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है, मगर 2024 इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो काफी हैरान करने वाले थे क्योंकि बीजेपी बहुमत तक भी नहीं ला पाई और ये साफ दर्शाता है कि लोग जाग रहे हैं और धर्म की राजनीति से परेशान हो चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।